Good morning students and my dear friends, today is 5th of September 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स भी मिल जाते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 20 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। JSW MG मोटर्स डील्स लाइकली इन 2 months। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि JSW कई सारे जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं उनके साथ डिस्कशन में हैं, जिसमें MG मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनीज़ के नाम थे। फोर्ड का जो चेन्नई प्लांट जो शट डाउन हो गया है उसको भी एक्वायर करने के लिए JSW फोर्ड से नेगोशिएट कर रहा था। तो कई सारे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक्वायर करने के लिए JSW was negotiating। और JSW का पर्पस क्या था? JSW wants to enter into EV सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर करना चाहता था। तो उसी कंटेक्स्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि JSW बहुत जल्द ही MG मोटर इंडिया में अपने स्टेक के परचेज को अनाउंस कर सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है आने वाले 2 months में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्कशन है, जो नेगोशिएशन है, जो टॉक्स चल रही थी JSW, जिंदल और MG मोटर्स के बीच में, वो सक्सेसफुल ट्रैक में है और आगे आने वाले 2 महीनों में बहुत जल्द ही JSW जो है वो MG मोटर इंडिया में अपने स्टेक के परचेज को अनाउंस कर सकता है। और इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो JSW की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है वो नेक्स्ट ईयर तक फैक्ट्री से रोल आउट हो जाएगी। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर तक JSW ये प्लान कर रहा है कि वो अपनी EV सेगमेंट की जो पहली कार है वो लॉन्च कर देगा। और ये इस डील का जो वैल्यूएशन है अप्रॉक्सीमेटली $1.2 to $1.5 बिलियन MG मोटर्स के वैल्यूएशन से होगा। इट मीन्स जो MG मोटर इंडिया है उसका वैल्यूएशन $1.2 to $1.5 बिलियन की डील्स के अमाउंट के बीच में हो सकता है, जिसमें इनिशियली JSW माइनॉरिटी स्टेक परचेज करेगा। लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो JSW है वो मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने के लिए ट्राई करेगा। तो इनिशियली minority stake, later on as the time progress JSW may acquire the majority stake in MG मोटर्स। तो फुल फ्लेज एंट्री करना चाह रहा है JSW EV सेगमेंट में और ऐसा कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली दिवाली तक ये जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी और 2024 के अर्ली मंथ में JSW अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार रोल आउट कर देगा। और अगर इन एनी केस ये डील फाइनलाइज नहीं होती है या आगे सक्सेसफुल नहीं होती तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो अदर कंपनी से, JSW अदर कंपनी से भी डिस्कशन नेगोशिएशन में, एक चाइनीज़ कंपनी भी है उसके साथ भी नेगोशिएशन में है, फोर्ड के साथ भी नेगोशिएशन में, ये हम बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कई सारी फॉरेन कंपनीज़ के साथ भी JSW जो है वो टॉक में है और बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। यानी जो 2024 का जो टारगेट रखा है JSW ने इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने का, प्रोबेबली वो टारगेट जो है वो फिक्स्ड है। वो किसी भी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन के थ्रू हो सकता है अगर ये कुछ जो डील्स हैं ये फाइनलाइज नहीं होती हैं। तो 2024 से लेकर 2026 तक का टारगेट जो है वो सेट किया गया कि इस ड्यूरेशन तक JSW जो है वो EV सेगमेंट में एंटर कर जाएगा। एंड दिस इज मिस्टर सज्जन लेड JSW ग्रुप दैट इज लुकिंग टू एंटर इनटू EV सेगमेंट। एंड वाई दे वॉन्ट टू एंटर इन टू EV सेगमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया में फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो है वो सनराइज सेक्टर है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लान ए एंड दिस इज ऑल अबाउट प्लान बी। तो एग्रेसिवली जो है वो JSW अपने EV सेगमेंट में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके लिए कई सारे प्लान हैं, प्लान ए, प्लान बी, और उन दोनों में ऐसा कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली कोई एक प्लान तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। Tata Adani JSW seeks to build rupee 3.1 trillion to pumped storage. तो NHPC, Tata Power Limited, Adani Green Energy and JSW are among the companies that have proposed to build the
पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट PSP प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जो कैपेसिटी है वो 39 गीगावाट होगी। तो कंट्री में पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट PSP प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ये जितनी भी कंपनीज हैं ये रेस में हैं, और ऐसा कहा जा रहा है इससे अप्रॉक्सीमेटली ₹3.12 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये PSP प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ये PSP जो ये पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ये क्या हैं बेसिकली? तो अगर हम देखें तो ये जो इन PSP प्रोजेक्ट जो एक्सेस एनर्जी इज यूज टू पम्प्ड वाटर टू अपर रिजर्वॉयर्स व्हेन पावर डिमांड इज लो। इंडिया में अगर हम बात करें पावर डिमांड की तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, किसी सीजन में बहुत हाई पावर डिमांड होती है और किसी सीजन में बहुत ज़्यादा लो पावर डिमांड होती है, और इसी की वजह से कंपनीज जो हैं वो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं पावर सेक्टर में, क्योंकि जिस समय पावर डिमांड हाई होती है तो वो उस कम इन्वेस्टमेंट से या कम फिक्स असेट से डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती, और अगर उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करें तो जब वीक डिमांड होती है, जब कम डिमांड होती है, तो उस ड्यूरेशन में वो शंक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो वेस्ट होते हैं, उनकी कैपेसिटी जो होती है वो वेस्ट होती है। तो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट जो इन्हांसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पे कंपनीज को करना होता है, कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। सो इन PSP प्रोजेक्ट एक्सेस एनर्जी इज यूज टू पम्प्ड वाटर टू एन अपर रिजर्वॉयर व्हेन पावर डिमांड इज लो, एंड व्हेन डिमांड राइजेस वाटर इज रिलीज एंड टर्निंग अ टर्बाइन विच जनरेट्स अ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किए गए, और ऐसा कहा जा रहा है कि NHPC, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, JSW जैसी कंपनीज जो है वो प्रपोज कर रही है कि वो बिल्डअप करेंगी इस तरह के पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। और अगर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं तो ये इन्वेस्टमेंट 3.1 ट्रिलियन तक का जा सकता है, और कैपेसिटी जो होगी एनर्जी स्टोरेज की वो 39 गीगावाट होगी इंटायर कंट्री में। इट मीन्स 39 गीगावाट जो एनर्जी है वो सेव करी जा सकती है, स्टोर करी जा सकती है। कब? जबकि पावर डिमांड लो होगी, और जब पावर डिमांड बढ़ेगी तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। एंड जनरली ये जो PSP प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जितने भी सोलर विंड प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके साथ ही चलाए जाते हैं, जिससे कि एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर करी जा सके, एक स्टेबल पावर सप्लाई जो है वो इंश्योर करी जा सके। तो जैसे कि इंडिया में इस समय रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, तो सोलर और विंड प्रोजेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके साथ ये PSP प्रोजेक्ट्स और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, एंड दैट इज व्हाट इज आल्सो वन ऑफ द सनराइज सेक्टर। और अभी तक अगर हम देखें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA ने अप्रॉक्सीमेटली 39 मेगावाट्स कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्रपोजल रिसीव किया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि हर दिन जो है वो नया प्रपोजल आ रहे हैं कंपनी के साइड से इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश PSP और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और फॉर सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स। और इसमें इनिशियली जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सबसे पहले प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है कि कितना फीजिबल है उस पर्टिकुलर लोकेशन में PSP प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना या बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली पर मेगावाट एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी के लिए 7 से 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेंज है जो कंपनीज प्रपोज कर रही हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो 2.73 से 3.1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अभी तक आ चुका है एज पर द पर्सन इन्वॉल्व इनटू दिस मैटर। हालांकि एनोनिमिटी मेंटेन करेगी कि किसके साइड से ये इन्फॉर्मेशन आई है इसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट कंसीडर इट एज ऑफिशियल। इसके अलावा कंपनीज को जो क्वेरी सेंड करी गई थी वो भी अनआंसर्ड हैं। इट मीन्स कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों ही फिलहाल के लिए इस इशू पर कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। NIIF एक्टिस आई मैक्वेरीज वाइब्रेंट ग्रीन प्लेटफॉर्म। तो मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म है वाइब्रेंट एनर्जी, उसको एक्वायर करने के लिए इंडिया से नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF और प्राइवेट इक्विटी फर्म एक्टिस LLP जो है वो 4 कंटेंडर में से एक है। इट मीन्स इंडिया से 2 जो एप्लीकेंट्स हैं वो वाइब्रेंट एनर्जी प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने जा रहे हैं, वो अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे और JP मॉर्गन जो है वो इस पर्टिकुलर डील को मैनेज कर रहा है। तो जितने भी 4 बिडर्स हैं उसमें से 2 बिडर्स इंडिया से हैं। फिलहाल के लिए JP मॉर्गन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस डील को मैनेज करने की। अगर हम वाइब्रेंट एनर्जी की बात करें तो इट हैज़ 1.5 गीगावाट पोर्टफोलियो इन बोथ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर।
और इस डील का वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $250 मिलियन तक हो सकता है। अगर मैक्वारी की बात करें तो मैक्वारी वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। And as per the recent reports, Indonesia's Sun Energy and energy trading firm Vitol submitting bids to acquire Vibrant Energy। तो मलेशिया की 2 कंपनीज और इंडिया से 2 कंपनीज जो यहाँ फाइनली जो 4 बिडर्स हैं उनके बीच में ये कंपटीशन हो रहा है वाइब्रेंट एनर्जी को एक्वायर करने के लिए। और इंडिया का अगर हम कमर्शियल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो रिसेंटली इट हैज़ गार्नर्ड द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स अटेंशन, और ये हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक शिफ्ट लिया है टुवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी, और इसी पर्टिकुलर शिफ्ट में कई सारे नॉर्म्स और रूल्स को चेंज भी किया है, जहाँ पर परमिट कर दिया है लार्ज पावर कंज्यूमर्स को कि वो चाहें तो एनर्जी प्रोक्योर कर सकते हैं ओपन मार्केट से रादर देन गोइंग फॉर मोर कॉस्टली ग्रिड्स। और इसी वजह से रिसेंट टाइम में हमें CNA एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टर्स अटेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट जो हैं ग्रोथ के वो हाई है बिकॉज ऑफ द रीसेंट एनर्जी शिफ्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द रीसेंट चेंज इन नॉर्म्स एंड रूल्स रिलेटेड टू ओपन एनर्जी मार्केट। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अराउंड 5 lakhs get IT alerts for low advance tax। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंटीमेशन इशू किए हैं। किसको इंटीमेशन इशू किए हैं? 5 लाख टैक्स पेयर्स को बिटवीन अप्रैल टू अगस्त दिस ईयर। तो अप्रैल से लेकर के अगस्त यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इंटीमेशंस या नोटिस सेंड किए गए हैं। और किस लिए ये नोटिस सेंड किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? बिकॉज ऑफ द ज़ीरो और लोअर एडवांस टैक्स पेमेंट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 5 लाख टैक्स पेयर्स हैं इन्होंने अपना जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है उसका कैलकुलेशन जो है वो गलत किया है या इंटेंशनली गलत किया है, और अपनी जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं उसको लोअर दिखा करके एडवांस टैक्स पेमेंट किया है। तो आफ्टर एनालाइजिंग द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन डेटा, यहाँ पर Q1 का जो एडवांस टैक्स है, Q2 का जो एडवांस टैक्स है, उसके पेमेंट के बाद यहाँ पर एडवांस टैक्स पेमेंट्स की बात हो रही है। हम ITR की बात नहीं कर रहे हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एडवांस टैक्स पेमेंट के सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इंटीमेशन टैक्स पेयर्स को सेंड किया है कि उन्होंने या तो अपना जो लो टैक्स कैलकुलेशन किया है वो गलत किया है, जो एडवांस टैक्स कैलकुलेशन किया है वो गलत किया है, उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, इसके अकॉर्डिंग उनका टैक्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। कुछ ने जीरो लायबिलिटी दिखाई है कि हमारे पास टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं। तो जीरो से लेकर के जो लोअर एडवांस टैक्स पेमेंट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको 5 लाख को गवर्नमेंट ने बोल सकते डिपार्टमेंट ने नोटिस सेंड किया है। तो डिपार्टमेंट एनालिसिस फ्लैग्ड दैट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन केसेज वर देयर, जहाँ पर या तो जीरो एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ है या कम एडवांस टैक्स पेमेंट किया गया है इन फाइनेंशियल ईयर 23, जिनकी इनकम जो है ज़्यादा है और वो हाई वैल्यू परचेज उन्होंने किए, बट उन्होंने टैक्स जो है वो कम दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो अगर उन 5 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं उनके एक्सपेंडिचर को देखा जाए, उनके ट्रांजैक्शंस को देखा जाए, उनकी डील्स को देखा जाए, तो उनकी जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो उन्होंने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है वो कम किया है। और इसीलिए सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको ये नोटिस या इंटीमेशन सेंड किया है। अब एडवांस टैक्स पेमेंट क्या होते हैं? बेसिकली एडवांस टैक्स जो होते हैं वो 4 जो इनकम टैक्स होते हैं उसी का एक फॉर्मेट होते हैं। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में इनको पे किया जाता है। कब कब? हर क्वार्टर के, यानी जून का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, सेकेंड क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, थर्ड क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा और फोर्थ क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग हम टैक्स एडवांस में ही पे कर देते हैं। और ये जो पेमेंट्स होते हैं ये टैक्स पेयर्स जो होते हैं उसका असेसमेंट, उनकी प्रोजेक्टेड इनकम कि उनकी प्रोजेक्टेड इनकम कितनी होगी उसके बेसिस पर, यानी उस क्वार्टर की कितनी इनकम होगी उसके बेसिस पर वो अप्रॉक्सीमेशन करके एनालिसिस करके अपना टैक्स जो है वो पे कर देते हैं। तो 4 इंस्टॉलमेंट में ये टैक्स पे किया था। पहली इंस्टॉलमेंट 15% की होती है टैक्स लायबिलिटी की, दूसरी 45% की, तीसरी 75, और जो फुल पेमेंट है वो बाय द एंड ऑफ मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ में वो कर दी जाती है। तो बेसिकली टैक्स पेयर की असेसमेंट होती है, तो उसी को लेकर के इंटीमेशन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 लाख टैक्स पेयर्स को कि आपका जो असेसमेंट है वो कम है, या तो कुछ ने उन्होंने ज़ीरो अपनी लायबिलिटी दिखाई है या तो कुछ ने कम लायबिलिटी दिखाई। तो जो ज़ीरो टू लो लायबिलिटी के 5 लाख ऐसे
टैक्स पेयर्स हैं जिनको अब उस नोटिस का या उस इंटीमेशन का जवाब देना है। सो दिस मूव कम्स अहेड ऑफ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू टू September 15 इफ यू नो। हमने भी डिस्कस किया कि 4 इंस्टॉलमेंट में पे किए जाते हैं, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो सितंबर के मंथ में पे करी जाती है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होती है? 15 सितंबर तक ड्यू होती है और उसी के बेसिस पर अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एनालिसिस करिए। और जो सोर्सेज हैं, जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनका ये कहना है कि कई सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं दे आर स्केपिंग द एडवांस टैक्स पेमेंट हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन पास्ट 3 to 4 years। तो पिछले कुछ 3 से 4 सालों में ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि लो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, उनका नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस स्टार्ट करी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दोज नॉन कंप्लायंसेस बाय एसएससीज, और ऐसे टैक्स पेयर्स को कैचअप करके टैक्स रिकवरी करने के लिए। और इस बार 5 लाख को ये इंटीमेशन सेंड किए गए। सो दिस इज द टैक्स स्नैच नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन फ्लैग्ड इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ये फिलहाल के लिए ये जो नोटिसेस हैं, इंटीमेशंस हैं, ये सेंड किए गए हैं। ईयर वाइज आप देख सकते हैं 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। और हर साल हम देखें तो ये नंबर जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है ऐसे टैक्स पेयर्स का। एंड दैट इज व्हाई आईटी डिपार्टमेंट इज वेरीफाइंग द डेटा विद देयर इनकम, विद देयर ट्रांजैक्शन, विद देयर हाई वैल्यू डील्स। तो लेट अस सी कि इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने कई सारे कैंपेन भी लॉन्च करे थे कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल नहीं हो रहा ऑन ग्राउंड। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। लोन सैंक्शन वाया एनबीएफसीज स्लिप शार्पली टू 5.7% इन जून क्वार्टर। तो ये न्यूज़ जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसीज के लोन सैंक्शन के बारे में। रिसेंटली हमने कई एनालिसिस में डिस्कस किया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो बैंकिंग सेक्टर में तो क्रेडिट ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम एनबीएफसी सेक्टर की बात करें तो ग्रोथ इन क्रेडिट सैंक्शन बाय एनबीएफसीज फेल शार्पली टू 5.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अप्रैल और जून क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है, और उसके अकॉर्डिंग जो एनबीएफसी जो लोन सैंक्शन कर रही हैं, जो क्रेडिट सैंक्शन कर रही हैं, वो शार्पली 5.7% तक फॉल किया है या डिक्लाइन किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में 5.7% कम लोन सैंक्शन किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। अब इसकी एनालिसिस हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक साइड तो बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, जो एनबीएफसीज हैं उनमें क्रेडिट ग्रोथ रेट क्यों कम हो रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी एनालिसिस करी, अपना ओपिनियन दिया है। और अगर हम देखें जो मिस्टर केवी श्रीनिवासन है, जो को चेयरमैन है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC के, उनके अकॉर्डिंग ये जो डेक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है दिस इज ऑल अबाउट बेस इफेक्ट। एक्चुअल में ये डेक्लाइन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में हमें एक हाई बेस देखने को मिला था। इट मीन्स उस समय एनबीएफसीज ने जो लोन सैंक्शन किया था वो बहुत ज़्यादा था, और उसी हाई बेस की वजह से हमें Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में ये डेक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और रीज़न साइट किया उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग जो होम लोन सैंक्शन है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो हाई बेस की वजह से होम लोन सेगमेंट में डिक्रीज की वजह से ये हमें 5.7% का लोन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बाय एनबीएफसी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में अगर हम देखें तो ग्रोथ बहुत हाई थी, स्पेशली इंडस्ट्री और होम लोन सेगमेंट में, क्योंकि डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक पीरियड में थोड़ा सा स्लैश रही थी डिमांड, लेकिन उसके बाद सडन डिमांड इंक्रीज हुई थी होम बायर्स की, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। उसकी वजह से उस ड्यूरेशन में हमें इंडस्ट्री और होम लोन सेगमेंट दोनों में ही हमें इंक्रीज देखने को मिला था। दैट इज वाई इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एनबीएफसीज हैव सीन द हाईएस्ट ग्रोथ, और उसी हाई बेस इफेक्ट की वजह से हमें इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज हम देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है, ऐसा मानना है मिस्टर केवी श्रीनिवासन का। Apart from it, higher interest rate in the system has also dampened this home loan segment. जबकि अदर्स अगर लोन सेगमेंट की बात करें, होम लोन को छोड़ते हैं, अदर लोन सेगमेंट की बात करें जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन और गोल्ड लोन, इनकी जो ग्रोथ है वो स्टेडी है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इनमें कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेशली
होम लोन सेगमेंट जो है वो डिक्लाइन किया है, लेकिन अदर जो सेगमेंट है अनसिक्योर्ड लोन और गोल्ड लोन, वहाँ पर हमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को नहीं मिला। उसकी ग्रोथ स्टडी है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। सो दिस इज द सिनेरियो क्रेडिट सैंक्शन बाय एनबीएफसीज इन सेलेक्टेड सेगमेंट। तो पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन और कमर्शियल व्हीकल लोन का ये डेटा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि होम लोन सेगमेंट में हमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज या डिक्लाइन देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू पर्सनल लोन, गोल्ड लोन एंड कमर्शियल व्हीकल लोन। सो दिस इज द ओवरऑल लोन सैंक्शन बाय एनबीएफसीज एज पर एफआईडीसी सीआरआईएफ डेटा Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है। अब इसके साथ एक और न्यूज़ है जो कि एनबीएफसी से ही रिलेटेड है, शेडो बैंक से रिलेटेड है, वो भी मैं डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है ये न्यूज़। शेडो बैंक्स अर्ज आरबीआई टू अलाउ पब्लिक डिपॉजिट। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बहुत टाइम से जो एनबीएफसी से ये रिक्वेस्ट कर रही है आरबीआई से कि इनको डिपॉजिट लेना अलाउ कर दिया जाए। अगर आपने एनालिसिस फॉलो करी है रीसेंट, तो उसमें हमने एक इंटरव्यू भी डिस्कस किया था जहां पर एक एक्सपर्ट ने ये बोला था कि एनबीएफसीज जो है वो डिपॉजिट सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आरबीआई को लाइसेंसिंग के बारे में सोचना चाहिए। कौन वो एक्सपर्ट थे, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ देख लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैव रिक्वेस्टेड द आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इन लास्ट मंथ, जहां पर बोला गया था कि शेडो बैंक और एनबीएफसीज जो ऐसे जो एंटिटीज़ हैं उनको पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउ कर देना चाहिए। इट मीन्स आरबीआई शुड गिव देम द लाइसेंस फॉर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। और ये बहुत एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर सकते हैं इंडियन फाइनेंस इंडस्ट्री में, ऐसा मानना है टॉप एग्जीक्यूटिव का। अब क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये एनबीएफसीज आरबीआई से कि हमें पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं वो उसको लेना अलाउ कर दीजिए, हमें लाइसेंसिंग कर दीजिए? क्योंकि अगर देखें तो एनबीएफसीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन बैंकिंग सेक्टर फॉर देयर फाइनेंसिंग। तो एनबीएफसीज का ये मानना है कि अगर हमें डिपॉजिट्स लेना आप अलाउ कर देते हैं, स्पेशली पब्लिक डिपॉजिट्स की यहाँ बात हो रही है, तो क्या होगा? दिस विल हेल्प अस टू डाइवर्सिफाई अवर लाइबिलिटी इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन बैंकिंग सेक्टर इंटायरली। वी कैन डाइवर्सिफाई अवर लाइबिलिटीज और इससे जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। But as a part of deliberate policy, RBI is actually discouraging the NBFCs from engaging these public deposit segment. So let us see. बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है NBFCs के साइड से, शेडो बैंक्स के साइड से। Let us see कि आरबीआई क्या डिसीजन लेते हैं। फिलहाल के लिए आरबीआई जो है वो डिस्करेज करती है एनबीएफसीज को किसी भी तरह के पब्लिक डिपॉजिट्स लेने से। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। लंका प्लान्स अडानी प्रोजेक्ट्स अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी जो श्रीलंका की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी इन श्रीलंका हैज़ मूव्ड अ मेमोरेंडम। उसने एक मेमोरेंडम मूव किया है कैबिनेट लेवल का। किस लिए मेमोरेंडम मूव किया है इंडियन गवर्नमेंट को? To categorize the wind power projects awarded to Adani Green Energy AGEL को, जो अभी श्रीलंका में एक विंड पावर प्रोजेक्ट लोकेट किया गया है, उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कैटेगराइज करने के लिए। तो कोलंबो और न्यू दिल्ली के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के फॉर्मेट में कैटेगराइज करने के लिए जो श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी है उसने कैबिनेट लेवल का एक मेमोरेंडम मूव किया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 500 मेगावाट्स का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है दैट वुड बिकम द पार्ट ऑफ MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। हालांकि फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के इंडिया के साइड से ऐसा अभी कोई अश्योरेंस नहीं आया है। और अगर हम देखें स्टैंडर्ड के बारे में, तो लास्ट ईयर एक पॉलिटिकल बहुत गेमिंग के बीच में श्रीलंका ने ये जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट था वो AGL को अवार्ड कर दिया था विदाउट एनी टेंडरिंग प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा फेवरिंग करते हुए श्रीलंका गवर्नमेंट ने ये पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में ये प्रोजेक्ट जो था वो अडानी ग्रुप को एलोकेट कर दिया था। अब श्रीलंका गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कन्वर्ट कर दिया जाए। हालांकि इंडियन अपोजिशन पार्टीज ने इस पर्टिकुलर इशू पर कंसर्न रेज किया था और श्रीलंका का कहना है कि हमने कोई टेंडर नहीं किया, हमने स्पेशली इंडियन कंपनी को फेवर किया है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के फॉर्म में कैटेगराइज होना चाहिए, ये उनका मानना है। लेट अस सी इंडियन गवर्नमेंट इस पर अपना क्या टेक लेती है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। CBDC कैन फिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रॉब्लम दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने मंडे को बोला है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं एक तो वो बहुत कॉस्टली हैं
उनकी जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इंटर ऑपरेटेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लो स्पीड में होते हैं। अगर आपको इंडिया से या किसी और कंट्री में पैसा बेचना है तो पहले तो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा, उतनी स्पीड में नहीं हो पाएगा, उतनी जल्दी, या हम बोलते हैं टाइमली, रियल टाइम बेसिस पर वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। जबकि अगर इंडिया में देखें तो यूपीआई का जो यूएसपी है, यूपीआई का जो की सक्सेस पॉइंट है वो यही है कि कम कॉस्ट में, स्पीड मैनर में, रियल टाइम बेसिस पर हम मनी ट्रांसफर कर लेते हैं विद इन द कंट्री। एंड दैट इज वाई इंडिया वांट टू प्रोजेक्ट यूपीआई एक्सपीरियंस और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वन ऑफ द यूएसपी ऑफ इंडिया। और इसीलिए इंडिया ने सिंगापुर जैसी कई कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन भी किया है अपने यूपीआई इंटरऑपरेटेबिलिटी को लेकर के। तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है एज ऑफ नाउ, स्पेशली डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है, वो एक तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा बहुत लो स्पीड में है, जिसकी वजह से रियल टाइम बेसिस पर सेटलमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर ये रियल टाइम बेसिस पर इंस्टेंट सेटलमेंट का फीचर आया तो दैट कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग ऑल दीज इश्यूज। तो कॉस्ट, स्पीड और डिजिटल करेंसी को लेकर के जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया कैन एक्चुअली फिक्स दिस प्रॉब्लम, सीबीडीसी कैन फिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रॉब्लम। अगर हम जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है अगर उसको यूज़ करें तो इस तरह के जो कॉस्ट और स्पीड और एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आ रही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में वो रिजॉल्व करी जा सकती है। हालांकि इंडिया में सीबीडीसी की अगर हम बात करें तो सीबीडीसी बहुत ज़्यादा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि आरबीआई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है सीबीडीसी को कई सारे प्लेटफॉर्म में पेनिट्रेट करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में सीबीडीसी की एक्सेप्टेंस नहीं। तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने की नोट एड्रेस दिया G20 टेक स्प्रिट फिनाले जो कि आरबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS ने ऑर्गेनाइज किया था। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि किस तरीके से सीबीडीसी जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस हैं स्पीड के, कॉस्ट के, उसको रिजॉल्व कर सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, टोरेंट फार्मा लीड्स रेस टू एक्वायर सिप्ला। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल हैज इमर्ज एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बिडर टू एक्वायर इट्स राइवल कंपनी सिप्ला। सिप्ला को एक्वायर करने के लिए टोरेंट फार्मा जो है वो एक सिग्निफिकेंट फ्रंट रनर के फॉर्म में इमर्ज हुआ है विद नॉन बाइंडिंग ऑफर दैट्स मोर देन 30% हायर देन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी जायंट ब्लैकस्टोन बिड। तो जो ब्लैकस्टोन ने जो बिड करी थी सिप्ला को एक्वायर करने के लिए उससे 30% हायर बिड ऑफर करी है टोरेंट फार्मा ने। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दिस नेगोशिएशन विद ब्लैकस्टोन, जिसने अप्रॉक्सीमेटली ₹900 पर शेयर का जो था वैल्यू वो ऑफर करी थी, जबकि जो ये टोरेंट है उसने ₹1200 पर शेयर ऑफर किया है। तो 30% ज़्यादा वैल्यूएशन ऑफर किया है, ज़्यादा वैल्यू ऑफर करी है करंट मार्केट प्राइस से। लेट अस सी कि अब टोरेंट को ये डील मिलती है या अदर कंपनीज को। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ सिप्ला एंड टोरेंट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, नेटवर्थ, टोटल डेट, नेट सेल एंड पैट कितना कितना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI allows pre-sanction credit lines via UPI. So finally Reserve Bank of India ने UPI के थ्रू क्रेडिट सैंक्शन के लाइन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो क्रेडिट इशू कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। तो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन मीन्स प्री सैंक्शन, जो लोन ऑलरेडी सैंक्शन है उनको यूपीआई के थ्रू डिसबर्स किया जा सकता है। अर्लियर ओनली द डिपॉजिट अमाउंट्स कुड बी ट्रांजेक्शन थ्रू। अभी तक हम केवल डिपॉजिट्स जो थे उनको यूज़ कर सकते थे, या हम सीधे बोले जो हमारे अकाउंट में पैसा होता था उसके थ्रू ही यूपीआई जो था वो हम ट्रांजेक्शन कर सकते थे। लेकिन अब क्रेडिट लाइन के थ्रू भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट लाइन शुड बी प्री सैंक्शनड बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। So currently saving accounts, overdraft accounts, prepaid wallets and credit card can be linked to UPI as of now. और ऐसा नहीं कि सडनली आरबीआई ने ये प्रपोजल या ये पर्टिकुलर रूल जो है वो चेंज किया है। अप्रैल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो यूपीआई के स्कोप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रहा है, जिससे कि जो यूपीआई का पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हो। और कई सारे एरिया यहाँ पर अभी यूपीआई यूज़ नहीं हो पर स्पेशली क्रेडिट लाइन में वहाँ पर भी यूपीआई को यूजेबल बनाया जाए। सो दिस इज़ द वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप और इसके बहुत लार्ज इंप्लीकेशंस होंगे आगे आने वाले टाइम में। एज ऑफ नाउ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस ही अलाउ हैं यूपीआई से लिंक करने में।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जेम प्लान्स इंस्टेंट फाइनेंसिंग फॉर ऑल सेलर। व्हाट इज दिस जेम? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जहां पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबको जेम से ही गुड्स और सर्विस प्रोक्योर करने का मैंडेट है। तो उसी जेम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने मंडे को बोला है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म जेम है उसको रिवैम्प करने जा रहे हैं, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने जा रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट, जहां पर इंस्टेंट क्रेडिट डिसबर्सल इनिशिएटिव जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो जेम इज एक्चुअली प्लानिंग फॉर इंस्टेंट फाइनेंसिंग, कि अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री जेम से क्रेडिट पे कुछ लेना चाह रहा है और उसको क्रेडिट चाहिए, तो इंस्टेंट फाइनेंसिंग के ऑप्शन जो है वो जेम प्रोवाइड करेगा। Instant credit disbursal initiative will be made available to all businesses. Till now, this initiative is limited to only sole proprietors. तो अब जेम पे फाइनेंसिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल होगी एंड दिस इनिशिएटिव विल बी कॉल्ड एज जेम सहाय। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये याद कर सकते हैं, जेम सहाय इनिशिएटिव विल help or will enable all the sellers to get collateral free loans at the point of acceptance of an order at competitive इंटरेस्ट रेट। तो फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी अब जेम ऑफर करने जा रहा है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, लंका प्लान्स अडानी प्रोजेक्ट्स अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन detailed segment. That is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.